हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। वीडियो को एंड तक देखेगा और वीडियो को लीव करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लीज फाइनेंसिंग होता क्या है। लीज फाइनेंसिंग में इट इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग एसेट विदाउट परचेजिंग देम आउटराइट। इसमें हम करते क्या है कि अनदर पार्टी की एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं बिना उन्हें खरीदे। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक बिजनेस दूसरे पार्टी की एसेट को ओन कर लेता है, बदले में उसको कुछ रेगुलर पेमेंट्स देता है एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो बिजनेस एसेट को इस्तेमाल कर रहा है वो होगा लेसी, और जिसकी एसेट को इस्तेमाल कर रहा है वो कहलाएगा लेसर। ठीक है, अगर आप एक और समरी में कर लें कि सपोज मैं हूँ एक्स लिमिटेड, मुझे एक मशीन चाहिए थी। अब वैसे तो वो मशीन 1-2 करोड़ की है, लेकिन मैं करते क्या हूँ, मैं वाई लिमिटेड के पास जाती हूँ कि भाई तेरे पास ये मशीन अवेलेबल है ना, तो एक काम कर, मेरे से टाइम टू टाइम इतने टाइम के लिए 10 साल के लिए ये मुझे लीज पे दे दे, बदले में मेरे को हर साल इतने इतने पैसे मेरे से लेते रही हो। ओके, ये बड़ा ही सिंपल सा फाइनेंसिंग का सिस्टम होता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इक्विपमेंट, मशीनरी, रियल एस्टेट एंड व्हीकल्स। ये जो लीज फाइनेंसिंग का सिस्टम होता है, ये मेनली मशीनरी, रियल एस्टेट और व्हीकल्स के इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो एसेट का ओनर है वो अनदर पार्टी को राइट देता है, उसको परमिशन देता है कि आप मुझे रेंट दे दीजिए और बदले में मेरी एसेट का इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जो लीज फाइनेंसिंग का सिस्टम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जो कि एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। और यहाँ पर पीरियड कितना होगा, रेंट कितना होगा, सब कुछ क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मनी कैन बी सेव्ड फॉर अदर पर्पसेस। यहाँ पर बिजनेस में पैसा बचता है और उस पैसे को हम किसी और अच्छी एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि मुझे एक मशीनरी चाहिए और वो 1 करोड़ की है। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है फिलहाल, तो मैंने क्या करा, कुछ टाइम के लिए लीज पे ले ली। अब फिलहाल जो मेरे पास 1 करोड़ रुपए बचेगा, अगर लीज फाइनेंसिंग नहीं होती तो फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ, बिजनेस को चलाने के लिए मुझे 1 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं ना। लेकिन अब मेरे पास पैसे बच गए, तो मैं क्या करूँगी, उसे अदर एक्टिविटीज में इस्तेमाल करूँगी। ओके, हो गया ना मेरा फायदा। फिर जो यहाँ पे लेसी होता है वो डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ एसेट। हमें सिर्फ लीज का अमाउंट देना है, रेंट का अमाउंट देना है, हमें एसेट से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे 2 करोड़ के, चाहे 10 करोड़ के, चाहे 20 करोड़ के हो, बट हाँ, उसका रेंट उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, यहाँ पे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। हम लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस को बातचीत करके चेंज कर सकते हैं, टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं, और रेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, हम चाहे तो खरीद भी सकते हैं अगर हमारा बेचने वाला तैयार है तो। फिर आता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस कैन बी पास टू द लेजर। अब देखो, यहाँ पर हमने एसेट को इस्तेमाल किया 10 साल। अब ऑब्वियस सी बात है वो कभी ना कभी तो पुरानी होगी ना, तो उसके ऑब्सोलेंस का रिस्क हमें उठाने की जरूरत नहीं है। हमने तो रेंट पे करना था, हम कर रहे हैं। अब तुम्हारी एसेट जो है खराब हो चुकी है, तुम अपने पास रख लो। ये सिस्टम होता है। पीरियड के टाइम पीरियड के बाद जब हमारा लीज फाइनेंसिंग का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें उस एसेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम चाहें तो टाइम पीरियड बढ़वा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ओके, फिर आता है टैक्स बेनिफिट। जब हम लीज फाइनेंसिंग का जो अमाउंट एज अ रेंट देते हैं, तो उस पे हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे हमारे जो बिजनेस की टैक्सेबल इनकम होती है वो रिड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि लीज फाइनेंसिंग कितने तरीके की होती है। देखो, सबसे पहले हमारी जो लीज फाइनेंसिंग होती है वो होती है ऑपरेटिंग लीज। ये एक शॉर्ट टर्म लीज होती है। यहाँ पर जो लीज का टाइम होता है ना, वो हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ से कम होता है। अब फॉर एग्जांपल, हमारी एक मशीन है, हमें पता है औसतन जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 10 ईयर्स वर्क करेगी। तो जो लीज का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो 5 to 6 ईयर्स या उससे भी कम या उसके अप्रोक्सीमेटली होगा। ओके, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। प्रॉपर्टी जो है लीज के खत्म होने के बाद भी लेसर की ही रहेगी। जिस पार्टी ने इस्तेमाल करने की परमिशन दे रखी है उसी की ही रहेगी। ओके, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पर कंपनी को जो है मेंटेनेंस कॉस्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एसेट का असली मालिक है, अगर कुछ भी खराबी हुई तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, वही सही करवा के देगा। कंपनी को पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है फ्लेक्सिबल एंड रिन्यूएबल। हम चाहे तो यहाँ पर लीज को रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी 5 साल की लीज थी, हम चाहते हैं कि 3-4 साल के लिए और हमें वो एसेट मिल जाए, अच्छी चल रही है अभी तो, और टेक्नोलॉजी भी पुरानी नहीं हुई है, तो हम उसका टाइम पीरियड बढ़वा सकते हैं अगर हमारा लेसर मान जाता है तो। ठीक है, फिर आ जाता है आइडियल फॉर रैपिडली चेंजिंग एसेट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मशीन भी आपको टाइम टू टाइम नहीं लेनी पड़ती अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। तो लीज फाइनेंसिंग तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद की तरह है, अपॉर्चुनिटी की तरह है। जैसे कि आईटी इक्विपमेंट, व्हीकल, मेडिकल टूल। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक बार आप बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर देते हैं, फिर 4 साल बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो आपका तो अमाउंट अभी मशीन का निकला भी नहीं था, उससे पहले ही वो ऑब्सोलेट हो गया, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो
ऐसे में आपको लीज फाइनेंसिंग इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फिर आता है टैक्स बेनिफिट, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ऑपरेटिंग लीज होता है यहाँ पर लीज के जो पेमेंट्स होते हैं वो डिडक्टेबल होते हैं, बिजनेस एक्सपेंस मानी जाती है, जो आपके टैक्सेबल इनकम को घटा देते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो हमारे कंप्यूटर सेटअप होते हैं ना, उसके लिए हम सेटअप के लिए अगर कंप्यूटर रेंट कर रहे हैं, कंपनीज कंप्यूटर लैपटॉप रेंट करती है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग लीज का एक एग्जाम्पल है। ओके, फिर हमारा आता है फाइनेंशियल लीज, जो कि लॉन्ग टर्म लीज होती है, और यहाँ पर इफेक्टिवली लेसी जो होता है ना, जो एसेट को इस्तेमाल कर रहा है, वो एट द एंड उसका ओनर ही बन जाता है। ओके, यहाँ पर लीज खत्म होने के बाद जो लेसी है वो एसेट को खरीद सकता है नॉमिनल प्राइस पे, मतलब जो भी रीजनेबल प्राइस उसका बनता है, जो मार्केट प्राइस उसका बनता है मशीन का, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर लेसर जो होता है ना, मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं देता, भाई तू इस्तेमाल कर रहा है, जो भी खर्चा पानी आएगा तू लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बस अपने रेंट से मतलब है। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली नॉट कैंसिलेबल। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो एसेट की शेल्फ लाइफ तक का होता है, तो यहाँ पर कैंसिलेबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है, हम लीज को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एसेट फुल्ली अमोर्टाइज होती है, और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री जो है अपनी मशीन, मेजर मशीन लीज पे ले लेती है। ओके, तो ये इसका हमारा फाइनेंशियल लीज का एग्जांपल होता है। फिर आता है सेल एंड लीज बैक। अब देखो सेल एंड लीज बैक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से सुनिएगा। हेयर ओनर सोल्ड द एसेट टू अ बायर। मेरे का पास एक गाड़ी है, मैंने गाड़ी जो है मिस्टर एक्स को बेच दी। ओके, एंड बायर लीजेस द सेम एसेट टू द ओनर इन रिटर्न ऑफ फिक्स रेंट। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास गाड़ी थी, मैंने एक्स को बेच दी, मेरा काम क्या है, कैब चलाना है, कैब ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो एक्स क्या करता है, एक्स ने खरीद तो ली थी, लेकिन एक्स क्या कहता है कि ले भाई तू मुझे इतने रुपए महीने के दे दियो, और ये गाड़ी तू इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो गाड़ी घूम फिर के मेरे पास आ गई, ठीक है, बस मैंने उसके पैसे दिए, अभी उसके पास गई नहीं थी, मेरे पास आ गई वो। ओके, बस मुझे पैसे देने पड़ गए। तो ये होता है सेल एंड लीज बैक, कि ओनर ने बेच दिए लेकिन वापस से इस्तेमाल करने के लिए ले ली रेंट के बदले में। यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है सिर्फ बुक्स में, ठीक है। मेरे पास जो गाड़ी थी मैंने उसे बेची और उसने वापस मुझे दे दी। यहाँ पर जो है किताबों में ओनरशिप बदल गई, आरसी बदल गई, लेकिन इस्तेमाल पहले भी मैं ही कर रही थी, आज भी मैं ही करूंगी, और फ्यूचर में तो भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इट इज सुटेबल फॉर एसेट विच डजंट डेप्रिशिएट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। और ये किस तरीके की एसेट्स के लिए इस्तेमाल है, जो कि डेप्रिशिएट नहीं होती, जिनकी कीमत बढ़ती है घटती नहीं है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग कभी पुरानी नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 50 साल पुराना जमीन था, अरे यार ये तो बहुत पुराना जमीन है, खराब हो गया, ऐसा नहीं होता ना। फिर प्राइसेस आर जनरली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइसेस। यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। ओके, फिर हमारा अगला आता है लिवरेज लीज। लिवरेज लीज में क्या होता है, यहाँ पर तीन पार्टीज होती है, लेसी एसेट को इस्तेमाल करने वाला, लेसर जिसकी एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और फाइनेंशियर जिसने उसके पैसे दिए हैं। यहाँ पर जो लेसर होता है, फाइनेंस पार्ट ऑफ द एसेट थ्रू लोन। लेसर क्या करता है, अपनी एसेट उसने लोन से, शायद बैंक के थ्रू ब्याज पे ले रखी है, और फिर उस एसेट को वो मिस्टर एक्स को बेच देता है, तो वो बन जाती है लीवरेज लीज, कि आपने एक ब्याज पे ली हुई एसेट को किसी दूसरे बंदे को इस्तेमाल करने के लिए लीज पे दे दिया। ओके, इसका एग्जांपल होता है लीजिंग हाई कोस्ट एयरक्राफ्ट और शिप। ओके, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं कि एक बार एक सेलिब्रिटी था, उसने प्राइवेट जेट खरीद लिया। कुछ पैसा उसका था, कुछ पैसा उसने किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन पे लेके खरीद लिया वो प्राइवेट जेट, और उसने वो प्राइवेट जेट खरीद करके एयर इंडिया को या फिर किसी और एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री को बेच दिया, यूज़ करने के लिए दे दिया, कि भाई जब मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं ले जाऊंगा, और जब तक उसके तो इस्तेमाल तू कर ले, बदले में मुझे इतने रुपए दे दिया कर। तो ये क्या था, लीवरेज लीज का एग्जाम्पल था। अब हमारे लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रिजर्व कैश फ्लो। यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसा एक बार में खर्च नहीं करना पड़ता, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो सेकंड बेनिफिट इसमें हमें मिलता है कि हमारे पास टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, कि जितना भी अमाउंट हम लीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, वो हमारे एज एक्सपेंस गिनती में आता है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और वो हमें टैक्स बेनिफिट दे जाता है। फिर एक और एडवांटेज कि इसकी टर्म्स जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हम चाहे तो ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पेमेंट का स्ट्रक्चर भी हम इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आता है अप टू डेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्योंकि हम उस एसेट को खरीद नहीं रहे हैं, तो हम जब चाहें उसको छोड़ सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। नो एसेट ऑब्सोलेंस रिस्क, ये मैंने पहले भी समझाया था कि क्योंकि एसेट हमारी नहीं है, तो हमें उस एसेट के पुराने होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हाइयर ओवरऑल कॉस्ट, की जो लीज का जो पेमेंट होता है ना, वो एक तरीके से हम कई बार एसेट की पूरी कीमत दे देते हैं,
फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल के लिए एक एसेट खरीदी, अब 10 साल में जितना मैंने उसका लीज़ का पेमेंट करा है ना, रेंट दिया है, उतने में तो वो एसेट आ भी जाती है और मेरे को ओनरशिप भी नहीं मिली। तो थोड़ा-सा नुकसान होता है ना कि भाई मैंने इतने रुपए भी दे दिए और मेरे को एंड में ओनरशिप भी नहीं मिली उसकी। ओके, फिर नो ओनरशिप, ऑपरेटिंग लीज़ में ओनरशिप नहीं मिलती, तो ये एक तरीके से ऊपर वाले एग्जांपल के साथ ही लाई करती है। फिर आता है लिमिटेड कंट्रोल, यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल है ना वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ओनर चाहे अपनी एसेट के साथ कुछ भी करे, लेकिन हमारे लिए तो वो किसी दूसरे का सामान ही है ना। सो हमें बहुत ज़्यादा सिस्टम से उसको ऑपरेट करना पड़ता है। फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो हमें बाइंड कर देता है और हमें टर्मिनेशन के लिए अर्ली टर्मिनेशन अगर हम उसका कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल की लीज़ थी, लेकिन मैंने 2 साल में ही उस लीज़ को ख़त्म करने की इच्छा जताई है, तो मुझे पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी, कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़, होप आपको ये समझ में आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है और एनीथिंग एल्स एज़ अ फीडबैक जो भी आप बताना चाहते हैं। ऑल्सो अगर आपको कॉमर्स में या यूजीसी नेट के या जेआरएफ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं, तो हमारा जो कोर्सेज है वो 99 से स्टार्ट है और बहुत सारे कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मोर डिटेल्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम।